नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z ई पाठशाला में। आपने पिछले लेक्चर में मेरे साथ में गुप्त वंश को पूरी तरह से अच्छे से पढ़ लिया था। उम्मीद करता हूं जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो भी जो है उसको पहले पढ़ लें, जिसमें उनका एक सिलेबस एक नंबर उसमें से भी पक्का हो जाए। उसके बाद में गुप्तोत्तर काल के बारे में हमें UPSSC ने पढ़ने के लिए दे नहीं रखा है, जो हमारे सिलेबस में कहीं पर भी लिखा नहीं हुआ है। 550 ईस्वी तक आते आते जो है गुप्त साम्राज्य का पूरी तरह से पतन हो गया था। इसके बाद में गुप्त के अधीन जो सामंत थे और शासक थे वो जो है स्वतंत्र हो गए थे, क्योंकि गुप्त वंश समाप्त हो गया था। इसलिए फिर उन्होंने क्या किया, अपना अपना राजवंश अलग अलग स्थापित कर लिया, जिसमें से कौन से थे, पंजाब के थे, वल्लभी के मैत्रक थे, मगध के मालवा थे और उत्तर गुप्त के और बंगाल के गौड़ थे। इन्होंने सब जो है अलग अलग साम्राज्य स्थापित कर लिया, लेकिन इनका साम्राज्य कोई बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं हुआ, जिसकी वजह से इनको हमें लगता है UPSSC पेट ने इम्पोर्टेंट ना समझ करके इनको किनारे ही कर दिया और अपने सिलेबस में ही नहीं लिया। तो उसके बाद में आता है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के बारे में हमें पढ़ने के लिए दे रखा है, उसी को आज हम जो है अपने इस लेक्चर में पढ़ेंगे। इससे जितनी ज़रूरी इंपॉर्टेंट बातें हैं उनमें मैंने इनको सभी को शामिल कर रखा है, NCERT से भी और अपनी घटना चक्र से भी, और साथ में जो है और भी जगहों से मैंने इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं उनसे जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उन सभी चीज़ों को शामिल कर लिया है। आपको जो अगर ये लेक्चर अच्छा लगे, ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको कृपया शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं वो भी ज़रा इसको सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को और लाइक भी कर दें। उससे जो है मेरा भी थोड़ा मनोबल बढ़ता है। चलेंगे आगे, शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। देखेंगे हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन का कार्यकाल जान लीजिए कब तक कब था, ये पूछा जाता है, क्योंकि यह जो है 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक जो है रहा। फिर इसके बाद में पंजाब और दिल्ली के समीप श्रीकंठ एक जनपद था। थानेश्वर इसी के अंतर्गत स्थित एक प्रदेश था। पंजाब और दिल्ली के पास में श्रीकंठ जो था जनपद था, उसके अंदर में हमें पड़ता था थानेश्वर जगह पड़ती थी। इसी प्रदेश में पुष्यभूति नामक शासक हुआ। कौन था? पुष्यभूति, जिसने 6ठी शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में प्रसिद्ध राजवंश की स्थापना की। कौन से प्रसिद्ध राजवंश था? वह वर्धन राजवंश। वर्धन लिख लीजिए, यहाँ पे वर्धन छूट गया है। वर्धन राजवंश की स्थापना की। अब उसी में ही वर्धन राजवंश में ही हर्षवर्धन जो था पुष्यभूति वंश का ही था। हर्षवर्धन, ये पूछा जाता है आपसे, हर्षवर्धन किस वंश का था? पुष्यभूति वंश का था। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में 16 वर्ष की आयु में थानेदार की गद्दी पर यह बैठा था। उसने फिर अपनी राजधानी जो है क्या बनाई? उसने अपनी राजधानी कन्नौज बना ली थी। कन्नौज राजधानी बनाने का भी एक इनका दिलचस्प किस्सा था। इन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित इसलिए की थी, जिसमें यह राजश्री को प्रशासनिक सहायता दे सकें। प्रशासनिक सहायता के लिए इन्होंने अपनी जो है राजधानी को स्थानांतरित कर थानेदार से कन्नौज स्थापित कर ली थी। और एक चीज़ जब ये आगे और चीज़ें बताएंगे भी हम, इसमें जो है चीनी या स्रोतों से पता चलता है कि जो राजश्री और हर्षवर्धन थे, ये दोनों लोग जो हैं एक ही सिंहासन पर एक साथ बैठा करते थे। ये चीज़ें जो हैं उन्होंने अपने जो लिखा है उसमें बताई हुई हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन ने जो है अपना नाम, जैसे सभी उपाधि देते थे वैसे ही इन्होंने उपाधि धारण की थी। शिलादित्य की उपाधि इसने अपने लिए धारण की थी। इसके साथ में जो है हर्षवर्धन एक महान विद्वान था। उसने कौन कौन सी किताब लिखी, ये नाम पूछे जाते हैं, इनको याद कर लीजिएगा। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद, ये 3 किताबें जो हैं हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई हैं। और ये क्वेश्चन आपका हिंदी में भी इसको पूछा जाता है। हिंदी में भी इन किताबों के बारे में पूछा जाता है, इसलिए इनको आप दोनों जगह पे, जैसे बुक वाले ऑप्शन दे रखे हैं उसमें, तो उसमें हिंदी में भी आपको ये पूछते हुए मिलेंगे और इसमें भी पूछते हुए मिलते हैं। फिर आगे बताते हैं आपको। हर्षवर्धन जो है सूर्य, शिव और बुद्ध का उपासक था। फिर उसने जो है शिव पार्वती की आकृति युक्त सिक्के चलाए। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इसने शिव पार्वती की आकृति के सिक्के जो हैं किसने चलाए थे? वो हर्षवर्धन ने चलाए। और सोनपत मुहर में हर्ष का पूरा नाम हर्षवर्धन मिलता है। ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि हाँ किस जगह पे हर्षवर्धन का नाम जो है पूरा हर्षवर्धन मिलता है। सोनपत के मुहर में ये इसको मिलता है, इसका नाम पूरा। ये इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो सभी हम आपको बता दे रहे हैं इसमें, जिसमें आपकी कोई भी चीज़ें नहीं छूटेंगी। फिर आगे बढ़ते हैं। इसने जो है युद्ध कौन कौन से लड़े?
मेन देखिए, इसमें सबसे मेन था कन्नौज का। हर्ष ने शशांक गौड़ शासक, इसने शशांक था, शशांक गौड़ शासक इससे युद्ध किया था, जिसमें इनको पराजित किया था। हर्षवर्धन ने शशांक गौड़ शासक को पराजित कर अपने अधीन कर लिया था तथा उत्तरी भारत के अन्य राजाओं को भी अपने अधीन, इसके बाद में उत्तरी भारत के अन्य राजाओं को भी अपने अधीन कर लिया था। फिर जो है हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध बहुत पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा जाता है। इसमें क्या हुआ, हर्ष की विजय जो हुई बहुत सारी, उसके फलस्वरूप जो है उसने अपनी राज्य की सीमा, पश्चिमी सीमा नर्मदा नदी तक पहुंच गई उसकी, फाइनली आगे बढ़ते बढ़ते। तो इधर जो है पुलकेशिन द्वितीय भी जो है उत्तर की ओर अपना राज्य का विस्तार करना चाहता था। ऐसे में जो है दोनों लोगों की युद्ध होता है, दोनों का युद्ध होता है। इसमें क्या होता है, इसमें हर्ष की पराजय होती है, हर्षवर्धन की पराजय होगी, हर्षवर्धन हारता है, ये चीज़ पूछी जाती है। फिर उसके बाद में उत्तरी भारत के जो है, इसमें जो है हर्ष की पराजय हुई। और ये कहाँ से हमें मिलता है, ये ऐहोल अभिलेख से इस युद्ध का उल्लेख मिलता है, ये पूछा जाता है। ऐहोल अभिलेख, इस युद्ध के बारे में हमें ऐहोल अभिलेख से मिलता है। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में आपको बता दें, ये चालुक्य वंश का था, चालुक्य वंश का प्रतापी राजा था ये। अगला देखते हैं, अगला जो है कश्मीर का। हर्ष ने जो है कश्मीर पर आक्रमण कर वहाँ से जो है भगवान बुद्ध का दांत कन्नौज के निकट संघा नाम में, यहाँ पर कश्मीर में आक्रमण करके बुद्ध का दांत जो है संघाराम में स्थापित किया। ये चीज़ थी इसमें इम्पोर्टेंट। फिर इसने जो है अपनी विस्तारवादी नीति कायम रखी और इसने जो है अपना, समझ लीजिए, अपना विस्तार, बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। हर्षवर्धन का साम्राज्य जो है बहुत बड़ा स्थापित हो गया था। कहाँ से, उत्तरी सीमा इसकी जो है उत्तर में हिमाच्छादित पर्वतों तक उसने अपना लगा लिया, पर्वत, ठीक। फिर उसके बाद दक्षिण में नर्मदा नदी तट, फिर उसके बाद पूर्व में गंजाम और पश्चिम में वल्लभी तक इसका जो है साम्राज्य विस्तृत हो गया था। फिर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, जानते हैं हम शासन व्यवस्था के बारे में। हर्ष का साम्राज्य सामंती संगठन पर आधारित था। राज्य जो है प्रशासनिक सुविधा के लिए ग्राम, विषय, राष्ट्रभक्ति राष्ट्र में विभाजित था। फिर उसके बाद मुक्ति का तात्पर्य प्रांत से था। मुक्ति जो है किसको कहते थे, प्रांत को कहते थे। फिर जो है विषय जिले के जो है समान होता था। फिर उसके बाद में शासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी, ग्राम होती थी। ये पूछा जाएगा आपसे कि हर्षवर्धन के टाइम पे जो है शासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी, ग्राम थी। न्याय जो है व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी जो है सम्राट था। राज्य में अपराध के लिए कठोर दंड का प्रावधान था। फिर जानते हैं हम ग्रामाच पटलिक, इसको किसको कहते थे, इसको कहते थे ग्राम शासन के प्रधान को कहा जाता था। ग्राम शासन के प्रधान को, सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, ग्राम शासन के प्रधान को कहा जाता था, ठीक। ये चीज़ हो गई। फिर उसके बाद में सिंचाई के साधन जो है, जल पंप जो है, इसका उल्लेख भी मिलता है इनके टाइम पर, जल पंप का भी उल्लेख मिल रहा है इनके टाइम पर। ये सारी चीज़ें हो गई। हर्ष के समय जो है नालंदा विश्वविद्यालय महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का मुख्य केंद्र था। और इसकी जो है महायान से संबंधित आपको बताएं हम एक बात, तो इसने जो है अन्य धर्मों की महायान की उत्कृष्टता, बौद्ध धर्म का महायान को फॉलो करता था, तो इसने जो है अन्य धर्मों की उत्कृष्टता के सामने जो है महायान की उत्कृष्टता साबित करने के लिए, सिद्ध करने के लिए हर्ष ने कन्नौज में विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों के आचार्यों की एक विशाल सभा बुलाई थी। इस सभा में जो है सारे लोग आए सब लोग। और ये जो है इसके साक्ष्य किससे मिलते हैं, चीनी साक्ष्यों के अनुसार जो है इस सभा में लगभग 20 देशों के लोग जो हैं, देशों के राजा अपने देशों के प्रसिद्ध ब्राह्मणों और श्रमिकों और सैनिकों और राजपुरुषों आदि के साथ में यह सब लोग उपस्थित हो गए। उपस्थित किसने, 20 देशों के जो है मुख्य लोग आए हुए थे, सब तरह के
लोग आए। फिर उसके बाद में सभी यहाँ पर उपस्थित हुए। इसकी अध्यक्षता पूछा जाता है किसने की थी? हेन सांग ने। हेन सांग चीनी यात्री था, इसने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। और इनके ही टाइम पे जो है हर 5 वर्ष पर इनके यहाँ एक समारोह आयोजित किया जाता था। संगम क्षेत्र पे एक समारोह आयोजित किया जाता था, जिसको क्या कहा जाता था? महामोक्ष परिषद ये कहा जाता था इसको। ये वाला सा होगा, ठीक। ये परिषद, यह समारोह कितने दिन चलता था? लगभग 75 दिन तक चलता था। ये जो चीज़ें बता रहे हैं सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यही चीज़ें पूछी जाएंगी। बहुत ज़्यादा पूछने वाला इसमें हर्षवर्धन के में कुछ है नहीं इतना ज़्यादा, जितनी चीज़ें ये बता रहे हैं यही मेन चीज़ इंपॉर्टेंट है, वही सारी चीज़ें ही पूछी जा सकती हैं इनमें से। फिर उसके बाद में कर व्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में जानते हैं। ये क्या थी, कैसे थी, कि इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या था? इस काल में सर्वाधिक आय जो है भूमि से होती थी, भूमि कर से सबसे ज़्यादा आय होती थी। और इसमें जो है भौगिक कहा जाता था, कर वसूलने वाले को भौगिक कहते थे। भौगिक कर वसूलने वाले को कहा जाता था। और ज़मीन का कर वसूलने वाला लिख दे रहे हैं, कर वसूलने। और ज़मीन का हिसाब रखने वाले को कहा जाता था पुस्तपाल। ये होता था ज़मीन का हिसाब करने वाला, ज़मीन का। और राजस्व कितना वसूला जाता था? 1/6 हिस्सा। 1/6 हिस्सा जो है राजस्व के रूप में वसूल किया जाता था। ये चीज़ें हो गई। इसके बाद में इनके यहाँ जो है प्रमुख लोग जो थे दरबार में, उनके बारे में जो पूछा जाता है, ये दोनों जो लोग थे बाणभट्ट और मयूर शर्मन, ये इनके दरबार में थे। जो बाणभट्ट जो हैं इनके दरबारी कवि थे। इनके बारे में और आपको बता दें तो बाणभट्ट ने जो है किताब लिखी थी, जिससे जो है इनके बारे में सर्वाधिक जो है पता चलता है। बाणभट्ट इनके कवि थे, इन्होंने किताब लिखी थी, उसका नाम था हर्षचरित्र। हर्षचरित्र से ही हमें जो है ये सारी चीज़ें ज़्यादातर सबसे ज़्यादा इससे, और दूसरी हिंसांग के जो उल्लेख हैं उनके से ही हमें सबसे ज़्यादा चीज़ें पता चलती हैं। इनकी जो है कुछ सूचनाएं और जो हैं इनकी कलहण कृति राज तरंगिणी से मिलती हैं। हर्ष के बारे में जानकारी और चीनी स्रोत से मिलती है। ये सारी चीज़ें हो गई। फिर इसने जो है कौन सी किताब लिखी थी ये बता दिया आपको, हर्षचरित्र। फिर उसके बाद मयूर शर्मन की बारी आती है। मयूर शर्मन क्या की थी? सूर्य शासक, ये इनके द्वारा रचित थी। एक चीज़ और भी, हाँ, बाणभट्ट की एक और रचना थी, उसको कहते थे कादम्बरी, ये भी पूछी जाती है। कादम्बरी के बारे में भी पूछा गया है 1-2 एग्ज़ाम में, और हर्षचरित्र तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फिर हेनसांग के बारे में आपको बताते हैं। हेनसांग जो है, एक चीज़ और पेज ऐड कर लें तब बताएं। हेनसांग हर्षवर्धन के समय की सबसे प्राचीन जो प्रमुख घटना है, प्राचीन कह रहे हैं, सबसे प्रमुख घटना जो है चीनी यात्री था। ये चीनी यात्री हेनसांग के भारत आगमन की है। उसने जो है तांग शासकों की राजधानी चमन से भारतवर्ष के लिए 629 में प्रस्थान किया था। 629 ईस्वी में, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए इसके बारे में हम आपको बता दे रहे हैं। तांग शासकों के यहाँ से 629 में प्रस्थान किया था। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा। इसकी ग्रंथ का नाम क्या था? CU की, ये इसका ग्रंथ का नाम था। इसने जो है भीनमाल की यात्रा की थी। भीनमाल कहा जाता था, यात्रियों का राजकुमार भी इसको बोला जाता था। ये भी पूछा गया है आपसे एक बार क्वेश्चन, राजकुमार। और एक शब्द इनके लिए शाक्य मुनि, वर्तमान शाक्य मुनि भी बोला गया है। वर्तमान शाक्य मुनि भी इनका नाम रखा गया है। फिर उसके बाद में जानते हैं इनके बारे में आगे। हेनसांग के अनुसार सड़कों पर आवागमन जो है पूर्णतः सुरक्षित नहीं था उस समय पर। अपराध और निर्दोष सिद्ध करने के लिए अग्नि, जल और विष द्वारा दिव्य परीक्षाएं ली जाती थी। हेनसांग ने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि उस टाइम पर अग्नि, जल और विष द्वारा दिव्य परीक्षाएं ली जाती थी। फिर उसके बाद में उसके अनुसार व्यापारिक मार्गों, घाटों, बिक्री की वस्तुओं आदि पर भी कर लगाए जाते थे, जिससे राज्य को पर्याप्त धन मिल जाता था। ये सब इन्होंने अपने आप से लिख रखा है। हेनसांग चीन के तांग वंशी शासक
था ताई सुंग, इनके समकालीन था। और 637 में ये जो है नालंदा विश्वविद्यालय गया था, 637 ईस्वी में नालंदा भी गया था। ये सब चीज़ें जो हैं ये वाली एक बार पूछी गई है। इसके बाद में इस समय पर नालंदा विश्वविद्यालय, इसने अपनी किताब में लिखा है कि वहाँ के कुलपति कौन थे, उनका नाम था शीलभद्र, वहाँ के कुलपति थे उस टाइम पर। हिंसांग के अनुसार जो है इन्होंने अपने मथुरा के बारे में बताया, क्या है, मथुरा में सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, सूती वस्त्र प्रसिद्ध थे। ये चीज़ थी यहाँ पर इम्पोर्टेंट आपकी। हिंसांग को बताता है कि थानेश्वर की समृद्धि का प्रधान कारण वहाँ का व्यापार ही था, सबसे ज़्यादा व्यापार होता था, इस वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा समृद्धि थी। और बाण ने थानेश्वर नगरी को अतिथियों के लिए चिंतामणि भूमि कहा है, चिंतामणि भूमि, ये शब्द भी पूछा जाता है आपसे, चिंतामणि भूमि। और व्यापारियों के लिए लाल भूमि कहा है, ये शब्द जो हैं आपसे पूछे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, ये आपको बता दी। ठीक, फिर आगे देखते हैं, एक दो बातें और पूछी गई हैं। हर्ष की 2 मोहरें सोनपत तथा नालंदा से प्राप्त हुई। हर्ष का साम्राज्य काफ़ी बड़ा था, ये चीज़ को मैंने आपसे पहले ही बता दिया है पूरा। ठीक, ये सारी चीज़ें हो गई। अब एक चीज़ और भी देख लीजिए इसमें लास्ट में, ये किताबें हैं पुरानी हमारी प्राचीन, जो कि बहुत सारी पूछी जाती हैं हिस्ट्री में भी, और साथ में आपके हिंदी में भी ये इम्पॉर्टेंट है, हिंदी में भी पूछी जाती हैं। देख लीजिए, कालिदास की रचनाएं पूछी जाती हैं। देखिए क्या नाम थी, रघुवंश, ऋतुसंहार, मेघदूतम, और फिर ये भी पढ़ लीजिएगा, इसमें क्या चीज़ का वर्णन है ये भी पूछा गया है कुछ बार में। ठीक, फिर ये सारी हो गई। उसके बाद देखिए रावणवध, वत्स भट्टी, फिर विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस बहुत बार पूछा गया है हिंदी में। देवी चंद्रगुप्तम, दंडिम जो है उनका काव्य दर्शन, शूद्रक मृग कटिका, इसको बड़ा भी कर देते हैं जिसमें आपको और अच्छे से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको। ठीक, ये हो गया। फिर उसके बाद में शूद्रक, मृग कटिका, ये सब जो है वात्सायन की जो है ये पूछी जाती हैं, न्याय, भाष्य एवं कामसूत्र। फिर उसके बाद में विष्णु शर्मा की पंचतंत्र हितोप, ये पंचतंत्र बहुत ही बार पूछी गई हिंदी में भी और इसमें भी पूछी गई है। फिर उसके बाद में कामदंत के नीतिशास्त्र पूछा गया हुआ है क्वेश्चन। फिर अमर सिंह अमरकोश, ये तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगी। चंद्र गोविंद चंद्र व्याकरण, फिर दंडी काव्य दर्शन, फिर ईश्वर कृष्ण सांख्यकारिका, फिर आचार्य प्रसिद्धिपाद, फिर आचार्य व्यास की जो है रचनाएं हैं, आचार्य व्यास की व्यास भाष्य रचना है। फिर आगे आते हैं आर्यभट्ट, इनकी रचनाएं पूछी गई हैं। ठीक, ये चीज़ पूछी है। फिर वाराह मिहिर, ये वृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका भी पूछा गया है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र तो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है आपका। पतंजलि महाभाष्य पूछा गया है। वाणभट्ट हर्षचरित पूछा गया है आपसे। फिर सामवेद कथा सरिता सागर भी पूछा गया है, एक मेरे एग्ज़ाम में भी आया था। पाणिनि जो है अष्टाध्यायी, ये हिंदी में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है और यूपी पीसीएस और ये सब एग्ज़ाम तो बहुत ही बार इसको पूछते हैं। भरतनाट्य। फिर उसके बाद में आप जो है पृथ्वीराज विजय, ये जयानक राजशेखर, इनकी ये जो है ये सब काव्य मीमांसा पूछी गई है, किसकी रचना है, राजशेखर की। ये इंपॉर्टेंट जो भी थी वो भी आपको बता दी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिसमें आप इसको बार बार रिवीजन कर सकें। मिलेंगे अब हम अगले लेक्चर में। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और आपका ये एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद में आपका जो है शुरू हो जाएगा फिर से आगे के मेंस के एग्ज़ाम के लिए एक रेगुलर क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। डेली आपकी रेगुलर क्लास सब सब्जेक्ट की होंगी। और अभी जो है अब इसके बाद में हम आपका प्रैक्टिस सेट भी करवाना शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपके 15 दिन में 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट कराने की कोशिश मैं करूंगा कि आपके 15 दिन में 15 प्रैक्टिस सेट हो जाएं, जिसमें सभी सब्जेक्ट का पूरा कंप्लीट पूरा टेस्ट मैं बताऊंगा। और मैं ये भी बताऊंगा कि अपने एग्ज़ाम्स में मैं कैसे सॉल्व करता था क्वेश्चन को, और आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने के लिए, पेपर को करने के लिए, जिसमें आप कम टाइम में और बिना टेंशन के आराम से क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकें। मिलेंगे अब अगले लेक्चर में, जब तक बढ़िया से पढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।